गरीब का ढाबा। सोमलपुर नाम के गांव में गीता अपने पति और 5 साल के बेटे गोलू के साथ रहा करती थी। गीता का परिवार काफी गरीब था और उसका पति दिन भर शराब पिया करता था और घर में एक भी पैसा नहीं देता था। पति शराब पीकर घर आता है। आज फिर आप शराब पीकर आए हैं। आपसे कितनी बार कहूं, घर में भी कभी पैसे दे दिया करिए। तू चुप कर, मुझे मत समझा। चल अब कुछ पैसे निकाल, मुझे शराब पीनी है। एक तो आप खुद घर में कुछ नहीं देते, ऊपर से मैं जो घरों में जाकर खाना बनाकर कुछ पैसे कमा लेती हूँ, वो भी आप मुझसे लेना चाहते हैं। मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगी। मुझसे जबान लड़ा रही है? तू पैसे देती है या नहीं? नहीं, ये पैसे मैंने घर चलाने के लिए रखे हैं। गोलू के पास पहनने के कपड़े तक नहीं है और आपको शराब पीने की पड़ी है। गीता के पैसे न देने पर उसका पति उसे बहुत मारता है। उसका बेटा गोलू बेचारा रोता रहता है, अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, पर उसका बाप उसकी एक नहीं सुनता और जब वो थक जाता है तो वो घर से चला जाता है। तू रो मत गोलू, मैं ठीक हूँ। कल मुझे पगार मिल जाएगी तो मैं तेरे लिए कपड़े ले आऊंगी और कुछ अच्छा खाना भी। गीता बड़े घरों में खाना बनाकर अपना घर चलाया करती थी और जो खाना बच जाता वो अपने बेटे के लिए ले आती। वो अपने बेटे को अच्छा भविष्य देना चाहती थी, पर उसके शराबी पति के कारण वो उसे भरपेट खाना भी नहीं दे पाती थी और अब तो उसके पति की शराब की लत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और इसी लत के चलते एक दिन नशे में वो गाड़ी के नीचे आ गया। उसके पति की लाश के सामने वो रो रही थी। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लिखी है मेरे मुकद्दर में। पहले ही तकलीफ कम नहीं थी और अब तो मेरे पति भी नहीं रहे। गीता के पति की मौत के बाद गीता को अब अपने बेटे और घर को अकेले ही चलाना था। वो जिस घर में खाना बनाया करती थी उसने उसकी मालकिन से बात की। मालकिन, अगर आपके पास और भी कुछ काम हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर तुम और क्या क्या कर सकती हो? आपको तो पता ही है मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। हाँ, तुम एक काम कर सकती हो। मेरे पति बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, तुम उसमें खाना बना सकती हो। इसमें तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारे बेटे को अच्छा खाना भी मिल जाएगा। हाँ मालकिन, मैं तैयार हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। गीता ने गुलशन सेठ के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो बर्थडे पार्टीज में खाना बनाया करती थी जो सबको काफी पसंद आता था। बच्चे भी वो खाना खाकर खुश हो जाया करते थे, पर उस पार्टी के बाहर कुछ गरीब बच्चे बस उस खाने को देखते ही रहते। अरे यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, भूखे नंगों की तरह आ जाते हैं यहाँ। मालिक, वो बच्चे भी तो भूखे होंगे, इसीलिए यहाँ खड़े रहते हैं। ये अमीरों की पार्टी है गीता, यहाँ ऐसे भूखे नंगे गरीबों का कोई काम नहीं और तुम अपने काम पर ध्यान दो, इन पर नहीं। जी मालिक। गीता से उन बच्चों का दुख देखा नहीं जाता था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उसने दिन रात और मेहनत करना शुरू किया, जिससे उसे और भी पार्टीज के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी। पार्टी के बाहर कुछ गरीब बच्चे कचरे में से खाना खा रहे थे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? कचरे में से खाना कैसे खा सकते हो? मेरी बेटी को ये स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद है, पर हम तो इसे नहीं ले सकते। तो मजबूरी में जो खाना फेंका जा रहा है वही खा रहे हैं।
तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। गीता अंदर से एक प्लेट में चिकन, दाल चावल और पनीर की सब्जी ले आती है और उस गरीब माँ बेटी को दे देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। आज भर पेट खाना खाएंगे। चलो चलो जाओ, अब तुम जाओ, मेरे मालिक आ जाएंगे तो डांट देंगे मुझे। वो गरीब माँ बेटे वहाँ से प्लेट में खाना लेकर चले जाते हैं और पीछे से गुलशन सेठ आ जाता है। आज तुमने फिर इन गरीबों को खाना दिया। इतना ही प्यार है इनसे तो इनके लिए ही खाना बना लिया करो, समझी? बड़ी आई इन गरीबों की मदद करने वाली। एक बात समझ लो, इन गरीबों के नसीब में पनीर और चिकन नहीं होते। अब जाओ, अपना काम करो। गीता के मन में सेठ जी की बात घर कर गई थी। वो सोचती रही कि क्यों गरीब लोग पनीर और चिकन नहीं खा सकते? खाने पर सिर्फ अमीरों का नहीं, सबका हक है। तो माँ, आप बनाइए ना उनके लिए खाना जो अमीर गरीब सब खा सके। हाँ गोलू, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं ऐसा खाना बनाऊंगी जो गरीब अमीर सबके लिए होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा उसमें। गीता के पास एक जोड़ी कान की सोने की बालियां थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। उसने उसे बेचकर अपने घर के बाहर टेबल लगा दी, जहां 4-5 कुर्सियां भी रख दी। उसने सुबह उठकर सारा खाना बना दिया, जिसमें चिकन, पनीर की सब्जी, रोटी, दाल चावल सब कुछ था और उसने इसका नाम रखा सबकी रसोई, जिसका दाम था केवल 30 रुपए। क्या सच में ये थाली 30 रुपए की है बहन? हाँ हाँ, लीजिए खाइए। इसका दाम बहुत कम है लेकिन स्वाद बहुत अच्छा है। मैंने आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। बहन, भगवान तुम्हारा भला करे। गीता की सबकी रसोई के चर्चे हर जगह होने लगे। अब हर गरीब यहाँ आकर भर पेट खाना खा सकता था। पर यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि गरीब ही नहीं बल्कि अमीर भी यहाँ खाना खाने लगे थे। और एक दिन एक रिपोर्टर ने जब यहाँ का खाना खाया तो उसने अपने अखबार में इसका जिक्र करते हुए इसकी बहुत तारीफ की, जिससे रातों रात गीता का ढाबा मशहूर हो गया। अब तो आपका ढाबा मशहूर हो गया है। अब आप ज्यादा पैसे कमा सकती हैं। मेरा मकसद गरीबों की भूख को मिटाना था, वो भी कम दाम में। मैं आगे भी अपनी थाली के दाम यही रखूंगी, चाहे मेरा ढाबा कितना भी मशहूर क्यों न हो जाए। आसपास खड़े सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। मैजिकल माउस। ये कहानी है बिलानपुर नाम के एक गांव की। अब इस गांव का नाम बिलानपुर क्यों है, ये सुनिए। इस गांव में सिर्फ और सिर्फ बिल्लियों का राज चलता है। यहाँ बिल्लियां गांव वालों को बहुत परेशान करती हैं। उनके घर में घुसाना, सारा खाना खराब कर देना, उनकी चीजें तोड़ देना और गांव वाले जब उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें काटने पर उतर आती हैं। सारे गांव वाले इन बिल्लियों के झुंड से बेहद परेशान हैं। एक गांव वाला, कल रात तो इन बिल्लियों ने आतंक ही मचा दिया, सारी फसल खराब कर दी। क्या करें, कितने नुस्खे आजमाए हैं, इनका कोई इलाज ही नहीं। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इन बिल्लियों से। उसी गांव में अमन अपने माता पिता के साथ रहने आया था। उसके माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए अब वो कोई नया काम करने का सोच रहा था जिससे 4 पैसे घर में ज्यादा आ सके। पर ये दुकान इस गांव में नहीं चलेगी बेटा, तुम फिर सोच लो। पर क्यों पिताजी, इस गांव में कोई भी दूध की दुकान नहीं है, सबको दूध लेने बाहर जाना पड़ता है। अगर मैं यहाँ दूध की दुकान खोलूंगा तो हमारा बहुत मुनाफा होगा। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, पर इस गांव में बिल्लियों का आतंक बहुत ज्यादा है।
वो सारा दूध खराब कर देंगी। मैं उन्हें दूर रखने की पूरी कोशिश करूंगा पिताजी। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अमन के पिताजी ने उसे समझाने की कोशिश की, पर अमन फिर भी दूध की दुकान ही खोलना चाहता था। उसे यकीन था कि वो इससे ज्यादा मुनाफा हासिल करेगा और अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाएगा। अमन अपने आप से, हाँ, अब ये दरवाजा भी अच्छे से मजबूत कर दिया है और बिल्लियों को दूर रखने के लिए पाउडर भी छांट दिया है। अब तो वो दूध भी खराब नहीं करेंगी। अमन ने बहुत तैयारी के साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसने बिल्लियों को दूर रखने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सारे गांव वाले भी खुश थे कि अब उन्हें गांव से बाहर दूध, दही, माखन के लिए भागना नहीं पड़ेगा। सारे गांव वाले अमन की दुकान पर दूध लेने पहुंचे। अमन बहुत खुश था क्योंकि उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। पर ये तो बस कुछ ही पल की खुशी थी। एक दिन रात को बिल्लियों ने सारा अमन का दूध खराब कर दिया। सारे दूध के बर्तन खाली पड़े हुए थे। हे भगवान, इन बिल्लियों ने मेरी दुकान का क्या हाल किया है। सारा दूध बर्बाद कर दिया मेरा। बहुत नुकसान हो गया है। अब मैं क्या करूंगा? बिल्लियां दुकान के बाहर खड़ी आपस में हंसे जा रही थी और अमन का मजाक उड़ा रही थी। बड़ा आया दूध का व्यापार करने। इस गांव पे हमारा राज था और हमारा ही रहेगा। तुम सारे गांव वाले हमारे सामने छोटे चूहों की तरह हो, समझे? अमन बहुत उदास हो चुका था क्योंकि उसने अपने पिताजी की बात ना मानकर सारा पैसा इस दुकान में लगाया था। अब इतने नुकसान के बाद वो क्या मुंह लेकर अपने माता पिता के पास जाता। वो उदास होकर दूर जंगल में जाकर बैठ गया। वहां अमन कुछ सोच ही रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ बिल्लियां एक छोटे से सफेद चूहे को घेर रही थी, उसे परेशान कर रही थी, उसका मजाक बना रही थी। हाँ, ये देखो, ये छोटा चूहा हमारे सामने कैसा लग रहा है। इसे तो हम यूं मसल देंगे। चलो भागो यहाँ से। तुम सब क्यों इस बेचारे को परेशान कर रही हो? भागती हो या डंडा मारूं? लगता है तुम हमें जानते नहीं। तुम जाओ यहाँ से, वरना इस चूहे के बदले आज तुम हमारा शिकार बन जाओगे। छोटे चूहे, तुम भाग जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। अमन उस छोटे चूहे को बचाने के लिए खुद बिल्लियों से लड़ पड़ा। उन बिल्लियों ने मिलकर अमन पर हमला कर दिया। अमन जब तक कुछ करता तब तक वो छोटा चूहा एक बड़े से मैजिकल चूहे में बदल गया। उसका कद आसमान तक पहुंच गया। सारी बिल्लियां और अमन तो उसे देखकर हैरान हो गए। क्यों बिल्लियों, आओ अब मसलो मुझे। क्या हुआ? अब बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? सारी बिल्लियां उस बड़े से मैजिकल चूहे को देखकर रफू चक्कर हो गईं। तुम इतने बड़े कैसे हो गए? मैं एक मैजिकल चूहा हूँ। मुझे वरदान मिला है कि मैं अपनी मर्जी के अनुसार छोटा बड़ा हो सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने एक चूहे की मदद करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने अपने माता पिता की सेवा करने के लिए एक दूध की दुकान खोली थी गांव में और अपना सारा पैसा उसमें लगा दिया था। पर इन बिल्लियों ने मेरा सारा व्यापार चौपट कर दिया। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने माता पिता के पास जाऊं? तुम चिंता मत करो, मैं इन बिल्लियों को हमेशा के लिए इस गांव से बाहर फेंक दूंगा। बस तुम देखते जाओ इस बार एक चूहा इन बिल्लियों को कैसे सबक सिखाता है। अमन की दुकान पर सारी बिल्लियां बैठकर आपस में मौज बना रही थी। तभी मैजिकल चूहा वहां पहुंचता है, पर अपने छोटे आकार में। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, यहां से चली जाओ, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या करोगे? इस छोटे से चूहे से हमें डराओगे? सोच लो। तुम क्या कर लोगे?
मैजिकल चूहा अपना कद बड़ा कर लेता है और सारी बिल्लियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चूहे ने एक बिल्ली को उठाकर फूंक मारी तो दूर आसमान में जा पहुंची और दूसरी बिल्ली को तो अपने नाखून से ही मसल डाला। ये सब देखकर सारी बिल्लियां डर गईं। अरे अरे, हमें माफ कर दीजिए चूहे जी, आज के बाद हम इस गांव में दिखाई भी नहीं देंगे, हमें जाने दीजिए। अब समझ आया ये छोटा चूहा क्या कर सकता है। चलो अब भागो यहाँ से। अरे भागो, चलो, मेरा मुंह क्या देख रही हो, चूहे की मौत मरना है क्या, भागो। मैजिकल चूहे की वजह से अमन का व्यापार फिर से चल पड़ा। सारे गांव वालों को उन बिल्लियों के आतंक से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया।